संगठन का यही जुनून, जय बद्री जय केदार, जय बद्री जय केदार, बोल पहाड़ी हल्ला बोल। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये है देहरादून के घंटाघर चौक की, और इस समय आप देख सकते हैं कि जैसे कि पूरे उत्तराखंड में जो भू कानून को लेकर जो तमाम एक जंग सी छिड़ गई है। सोशल मीडिया पे ये शुरुआत जरूर हुई थी, उसके बाद से ये शुरुआत अब सड़कों पर आ चुकी है। नमस्कार, मैं अमित कोतवाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। और इस समय पहाड़ टीवी खड़े हैं, पहाड़ टीवी पूरी टीम पहुंची है घंटाघर, जहां पर एक बड़ा मुद्दा जो लगातार आप देख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे धरातल पे हो, आज सड़कों पर वो लड़ाई शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री साहब ने भी ये कह दिया है कि इसमें विचार किया जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं निर्णय जरूर निकलेगा भू कानून को लेकर। तमाम संगठन जो युवा शक्ति है वो सड़कों पर उतर चुकी है। आप देख सकते हैं कि घंटाघर में समय है और गढ़ कुमाऊं संगठन जो है सड़कों पर है, और ये तस्वीर निकल कर आ रही है। शेयर जरूर करते हैं इसमें, क्योंकि बड़ा मामला है पूरा उत्तराखंड के लिए, और जो तमाम जो युवा साथी हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि सीधी तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं कि क्या चीजें हो रही हैं। इसमें ये बड़ा सवाल है कि आखिर तमाम जो संगठन है, जो युवा लोग, जो हमारे साथी हैं, वो सड़कों पर उतर रहे हैं। और आप देख सकते हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, शेयर जरूर साथ में करते रहें, जिससे जो आवाज है कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप कि तमाम ये देख सकते हैं आवाजें कहीं ना कहीं तमाम संगठन के माध्यम से या जो तमाम जो युवा साथी हैं वो सड़कों पर अब उतर चुके हैं। अभी बात भी करेंगे इनसे, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या भू कानून ये चाहते हैं, क्योंकि लगातार हम पूछ भी रहे हैं। और जो शेयर जरूर करते हैं, जितने साथी जुड़ते रहेंगे शेयर जरूर करते हैं। ना दिल्ली ना देहरादून, ना दिल्ली ना देहरादून, युवा जोश और युवा जुनून लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। उत्तराखंड मांगे, पौड़ी मांगे, टिहरी मांगे, उत्तरकाशी मांगे, रुद्रप्रयाग मांगे, चमोली मांगे, नैनीताल मांगे, चंपावत मांगे, पिथौरागढ़ मांगे, बागेश्वर मांगे, पिथौरागढ़ मांगे, कुंभी मांगे, तुम्बी मांगे, सौंप मांगे। गढ़ कुमाऊं संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गढ़ कुमाऊं संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गढ़ कुमाऊं संगठन का एक ही जुनून, भू कानून, भू कानून। गढ़ कुमाऊं संगठन का एक ही जुनून, भू कानून, भू कानून। देवभूमि है पहाड़ियों का आवाज, देवभूमि है। तो आप देख सकते हैं तमाम तरीके के जो नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, इसमें मूल निवास की भी बात ये लोग कर रहे हैं, भू कानून की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं सीधे और चलते हैं इनके बाद और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है भू कानून को लेकर, मूल निवास को लेकर। युवा जोश और युवा जुनून, गढ़ कुमाऊं संगठन का यही जुनून। तो अब हमारे एक साथी हैं संगठन के, उनसे भी जानेंगे कि क्या चीज़ है। देखिए लगातार युवा, हम बार बार कह रहे हैं कि युवा नाम क्या है? अच्छा ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस संगठन के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर नवीन पांडे जी, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ है। मूल निवास के ऊपर बात चल रही है, भू कानून के ऊपर बात चल रही है, आखिर कैसा कानून, ये बड़े सवाल हैं, क्योंकि युवाओं से हम लगातार पूछ रहे हैं कि किस तरीके का कानून ये चाहते हैं। पांडे जी अध्यक्ष हैं यहाँ के, तो इनसे सीधा पूछते हैं और सवाल करते हैं। पांडे जी पहले तो बहुत स्वागत है पहाड़ टीवी पर। और ये संगठन आज सड़कों पर उतरा है, तमाम जो युवा साथी हैं वो भी लगातार भू कानून को लेकर जो अपनी आवाज़ है वो बुलंद कर रहे हैं। आपका क्या कहना है, आपके संगठन का क्या मानना है, वो बताएं। सर, सबसे पहले तो इस संगठन का जो निर्माण हुआ है ये उत्तराखंड की पीड़ा से ही इसका निर्माण हुआ है। संगठन तो 1 दर्जन 2-3 दर्जन भरे हुए हैं पूरे उत्तराखंड में, लेकिन कुछ न कुछ जब पीड़ा रही होगी तभी हमने इस संगठन का निर्माण किया है। और इस संगठन का निर्माण हमने गढ़ कुमाऊं नाम दिया है इस संगठन को। गढ़वाल और कुमाऊं का जो भी क्षेत्र है इसमें सारा समाहित है, जौनसार का क्षेत्र समाहित है, और 13 जिलों में हमने 13 गुरु प्रतिनिधि बनाए हुए हैं और वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो मेन मुद्दा ज्वलंत जो अभी है वो भू कानून का ही है। भू कानून का इसलिए है कि जैसे जिस प्रकार से यहाँ पर लैंड जो हमारी ज़मीन है उसका खरीद फरोख्त चल रहा है, कृषि के नाम पे ज़मीन ली जा रही है, उसके बाद उसमें अपने फार्म हाउस, इंडस्ट्रीज एरिया ये खोले जा रहे हैं, राजस्व का कोई फायदा नहीं हो रहा है, किसी भी उत्तराखंडी को कोई जाकर के कोई नौकरी नहीं मिल रही है उसमें। तो इस प्रकार से यदि कृषि के नाम से भूमि खरीद रहे हैं तो उसको कृषि के हिसाब से दिखाओ,
और अगर राजस्व के नाम से भूमि खरीद रहे हैं, अगर इंडस्ट्रीज के नाम से भूमि खरीद रहे हैं, तो उसको उस हिसाब से दर्ज कराएं। तो हमारा यही एक लड़ाई है। उसके लिए मूल निवास 1950 की फिर लड़ाई हमारी, किस प्रकार से हमें मूल निवास 1950, जब एक आंदोलन, जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय एक कमेटी बैठी थी कि जो जिस जहाँ का है, जिस क्षेत्र का है, उसको उसी क्षेत्र की मान्यता मिलेगी, उसी क्षेत्र का मूल निवास बनेगा। उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। धारा 371, अनुच्छेद 371 की हमारी लड़ाई है कि किस प्रकार से अनुच्छेद 371 में सबसे पहले जो क्षेत्र के लोग होते हैं उनको ही वहाँ पर नौकरी का, रहने का और जितने भी सुविधाएं होती है, सुख सुविधाएं, सरकारी सुविधा पहले उनको दी जाए। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इनर लाइन परमिट सिस्टम का हमारा मुद्दा है। तो इसी प्रकार से हमने इन सब मुद्दों को उठा करके आज सभी गढ़ कुमाऊं संगठन के जितने भी युवा हैं और जितने भी मातृशक्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है, सब हम आज यहाँ पर आए हैं इस आंदोलन के शुरुआत करने के लिए। अध्यक्ष जी, बड़ा सवाल ये भी रहेगा क्योंकि तमाम संगठन, आप जैसे कह रहे हैं कि काफ़ी दर्जनों भर यहाँ संगठन है जो भू कानून की आप मांग कर रहे हैं, कैसा भू कानून चाहते हैं, ये बड़ा विषय है असल में। और 12 युवाओं से भी हमने पूछा कि असल में कैसा होना चाहिए, क्या प्रारूप होना चाहिए, कैसे भू कानून तो अब भी है, पर असल में क्या कमियां हैं और युवा क्या चाहता है कि क्या बदलाव हो, ये भी बताएं। देखिए, बिना भू कानून के किसी भी राज्य का निर्धारण नहीं होता। सबसे पहले उसमें भू कानून ही मान्य किया जाता है, सबसे पहले प्रस्ताव रखा जाता है। भू कानून तो है, हम मान रहे हैं भू कानून है, लेकिन भू कानून किस प्रकार से है मैंने आपको बताया। एक अनुच्छेद 154 कहता है कि आप जमीन ले लो हमसे। किस नाम पे जमीन ले लो? कि आपने कोई इंडस्ट्रीज खोलनी है या फिर कोई कृषि उद्योग, कृषि बागवानी करनी है। तो हो क्या रहा है, जो अनुच्छेद 154 के हिसाब से जो भूमि खरीदी जा रही है हमसे, उसको वो तो कृषि के अनुसार खरीदी जा रही है, लेकिन वो वहाँ पर कृषि नहीं हो रही है, हो कुछ और रहा है। इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, अपने फार्म हाउस खुल रहे हैं और सरकार से इस नाम पे भूमि खरीदी जा रही है कि हम यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे, हम यहाँ का राजस्व बढ़ाएंगे। लेकिन 143 जो अनुच्छेद उसको कृषि आयोग से बदल करके वो इंडस्ट्रीज में बदल जा रहा है। तो जब वो इंडस्ट्रीज में बदल जा रहा है तो उसको पूछने वाला क्यों नहीं है कोई कि भैया जब इंडस्ट्रीज बढ़ गई तो इसे इतना बताओ कि उत्तराखंड सरकार को कितना फायदा होगा, कितने लोगों को आपने रोजगार देना है। तो ये चीजें सब क्लियर होनी चाहिए, तब जाकर के वो भू कानून, उसी को अगर ढंग से हम लागू करते हैं तो वही भू कानून है। मतलब लैंड यूज के ऊपर बात आप कर रहे हैं, जो लैंड यूज की आप बात कर रहे हैं उसको लेकर, और जो भूमि को लेकर, जैसे कहीं ना कहीं हिमाचल की तर्ज पे भी एक मांग कर रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या सोचना है कि हिमाचल की तर्ज पर भू कानून होना चाहिए? देखो, हिमाचल की तर्ज पर हिमाचल का भू कानून है वहाँ का, हमें हिमाचल की तर्ज पे नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है, कुछ सुविधाएं हमने किसी और देश से ली है, कुछ किसी और देश से ली है। ऐसे ही अगर भू कानून हिमाचल वाला, हमें लगता है कि वहाँ से हमें कुछ चीज़ें लेनी चाहिए, बागवानी की चीज़ें हैं, फसलों की चीज़ें हैं और कृषि खेती की है, तो उसमें हम वो चीज़ें कर सकते हैं। हमें पूर्ण रूप से हिमाचल वाला भू कानून नहीं चाहिए। बस हमें ये चाहिए कि जो जो वहाँ की अच्छाई है वहाँ, और यहाँ पर क्या और अतिरिक्त हो सकता है इसके विषय में। बिल्कुल, और अध्यक्ष जी ने बिल्कुल एक अच्छी और सच्ची बात ये कही है कि जैसे संविधान लिया गया वैसी भू कानून भी तमाम जगहों से ले सकते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनसे एक अच्छे सॉल्यूशन है इस चीज़ का। सर, एक तो नाम अपना बता दीजिए, क्या पद है संगठन में और क्या से देखें? सर, मैं विमल पांडे हूँ, मैं राष्ट्रीय महासचिव के तौर पे कार्य कर रहा हूँ गढ़ कुमाऊं संगठन के साथ हूँ मैं कार्यकर्ता ही। देखिए, हम मांग कर रहे हैं एक सशक्त भू कानून की। आपने कहा कि हिमाचल की तर्ज पे हर राज्य का अपना एक क्षेत्र होता है, हर राज्य का अपनी एक परिभाषा होती है। हमारा उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है। आज जो हिमाचल की मांग उठ रही है कि हिमाचल की तर्ज पे हमारा भू कानून होना चाहिए, वो इसलिए है क्योंकि बहुत समानताएं हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है, पहाड़ी क्षेत्र है, वो एक जैसे ही है। भू कानून हमारा उत्तर प्रदेश के आधार पे चलता है। 1950 मूल निवास हमारा उत्तर प्रदेश के साथ चल रहा है। 9 नवंबर 2000 को हमारा जो राज्य का निर्माण हुआ है। लेकिन भू कानून आपने देखा होगा 2000 में हमारे यहाँ पे 500 वर्ग मीटर की अनुमति थी कि बाहर का आदमी आए, कृषि क्षेत्र से लो या किसी भी क्षेत्र से ले, वो अपना जमीन लेके अपना भू माफियाओं का राज शुरू हो गया था। उसके बाद फिर 2007 में जब खंडूरी जी की सरकार आई थी, 250 वर्ग मीटर उसको निर्धारित किया गया था। लेकिन 6 अक्टूबर 2018 को त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार जी ने इस पूरे जो है वो जो सीमाएं थी भू कानून को लेकर सारी समाप्त कर दी है। हमारी मांग ये है, हमारा जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है अपने गढ़ कुमाऊं संगठन का, वो ये हुआ है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर उत्तराखंड में इंडस्ट्री लगाने आता है, अगर उत्तराखंड में काम करने आता है, तो वो यहाँ पर किराएदार के रूप में रहेगा। वो उसका यहाँ पे मालिकाना हक प्राप्त नहीं होने देंगे, क्योंकि जो यहाँ पे कार्य किए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ भू माफियों के द्वारा किए जा रहे हैं। हमारी देवभूमि है, हमारी तपोभूमि है, और हमारे बाहर के लोग आके यहाँ पे सारी हमारी जो संस्कृति है उसके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि एक सशक्त भू कानून जो
मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसमें गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, जौनसारी हो, उसमें हमारे बनिए भाई भी हो, उसमें पंजाबी भी हो, सारे लोग हो, लेकिन हमें मूल निवास 1950 चाहिए। जब संविधान का गठन हुआ था तो सारे देश में जो है 1950 मूल निवास लागू किया गया था, ठीक है सर। उसके बाद उत्तराखंड का निर्माण हुआ 9 नवंबर 2000 को, तो हमारा 2000 का मूल निवास क्यों? और सारे आज हम क्या है, आज आप भी यहाँ के स्थायी निवास है, हम भी स्थायी निवास है, जबकि हमारे पूर्वज यहाँ पे हैं, लेकिन हम मूल निवास नहीं है। हमें मूल निवास चाहिए ही चाहिए। आर्टिकल अनुच्छेद 371 हमें चाहिए, क्योंकि भू कानून की अगर जो मांग उठी है हमारे युवाओं के द्वारा, अगर आर्टिकल 371 लागू नहीं होगा तो भू कानून भी लागू नहीं होगा। ये 3 चीजें हमारी हैं और हमने अब ये गढ़ कुमाऊं संगठन के माध्यम से ये पूरा मतलब समर्थन मिल रहा है। आपने देखा होगा हमारी माताएं बहनें सब युवा जोश यहाँ पे हैं। तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक हमें एक नया सशक्त भू कानून नहीं मिलेगा। हम किसी भी बाहर के व्यक्ति को अपनी संस्कृति से खिलवाड़ करने नहीं देंगे। जी पांडे जी, आपने बात सही कही, पर एक बात है, तमाम नेताओं के बयान भी आ रहे हैं, जैसे त्रिवेंद्र रावत जी की आपने बातें, उनका बयान आता है, वो कहते हैं कि अगर जमीनें नहीं बिकेंगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा उत्तराखंड में, तो कैसे ये प्रदेश आगे इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? ये बड़ा उन्होंने सवाल किया। आपने बयान दिया है, बयान सुना भी होगा आपने कि कैसे होगा। उन्होंने हेल्थ के लिए आपने जैसे कहा कि लिमिट खत्म कर दी, इसमें हेल्थ सेक्टर की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा टूरिज्म को लेकर तमाम और सेक्टर इसमें जोड़ लिए गए। तो आपका क्या सोचना है उस विषय में? क्योंकि वो उनका कहना यह है कि भू कानून है और जो ये चल रहा है ऐसे ही रहना चाहिए, और एक तरफ धामी जी का भी आ गया है कि इन्वेस्टमेंट के लिए हम अट्रैक्ट करने के लिए तमाम ये ऐसे काम वो कर रहे हैं जिससे लोग बाहर से आए। इस पर क्या कहना है? सर, किसी भी राज्य का विकास दिमागी तौर से होता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पहले भी कई बहुत सारे बयान दे चुके हैं, इसीलिए उनको सत्ता से बाहर किया गया है। तीरथ सिंह रावत जी आए 6 महीने में, वो भी गए हैं। धामी जी भी इलेक्शन के टाइम पे आए हैं। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं सर, इन 21 वर्षों में जब से उत्तराखंड का निर्माण हुआ है, आपको क्या लगता है कि सारे पैसे वाले क्या बाहर के हमारे उत्तराखंड में कोई नहीं है? हमारे यहाँ पे काबिल लोग नहीं है? हमारे युवा क्या कुछ करना नहीं चाहते हैं? यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हैं। जरूरत है तो जागरूकता की, और जागरूकता यहीं से शुरू होगी। मैं बात कर रहा हूँ उन प्रवासी उत्तराखंडियों का। पिछले 21 सालों में 1750 गांव खाली हो चुके हैं, 3.5 लाख घरों में ताले लटक चुके हैं, और 32.5 लाख लोग, तकरीबन 42% उत्तराखंड की जनता आज पलायन कर चुकी है। सरकार का कोई अहम रोल नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आने वाले समय में अगर उत्तराखंड का कोई विकास करे तो वो सिर्फ प्रवासी उत्तराखंड हो। प्रवासी उत्तराखंड को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, वो हमारे मंचों पे आएंगे, वो यहाँ की जमीनों को लेंगे, यहाँ रोजगार देंगे। हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं जिनके वजह से पलायन हुआ है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, 3 अहम चीजें हैं। उन सब लोगों के लिए हम प्रवासी उत्तराखंडियों से बात कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ने को तैयार हैं, और वो ही हमारे नए युवाओं की दशा और दिशा तय करेंगे। बिल्कुल। और एक अच्छा आपने कहा कि पलायन किस वजह से हुआ, ये भी समझने वाली बात है कि भू कानूनी क्या एक ऐसा ये कारण है जिस वजह से पलायन हुआ है। पलायन के लिए हमने हिमाचल की तर्ज पर बागवानी में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि बड़े सवाल हैं। हिमाचल से अगर कुछ सीखना है तो इनकी इन्वेस्टमेंट सीखनी होगी, जो इन्वेस्टमेंट वो बागवानी या तमाम उसमें कर रहे हैं, जहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में वो क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी बड़े सवाल हैं। तो और भी लोग उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या है। मातृशक्ति अगर कोई बोलना चाहे आगे आके आप बोल सकते हैं, आगे आ जाए। आपका क्या कहना है? क्योंकि एक अहम रोल रहा है इस प्रदेश के लिए मातृशक्ति का, और कहीं ना कहीं हम अब भू कानून बहुत ज़रूरी भी है, और उसके साथ साथ तमाम जो चीज़ें हैं जो प्रदेश से ले सकते हैं वो भी ज़रूरी है। हाँ, तो एक आपसे, हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? आप नाम बताएं। सर, मैं अनूप कुमार टोटरे। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद पार्टी टीवी का करना चाहूँगा कि जो आपने हमारा कवरेज दिखाया। आपके माध्यम से मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि कोई भी गवर्नमेंट आए, वो कांग्रेस की आए, वो बीजेपी की आई, वो किसी की भी आई, ठीक है, इनको जब तक आंदोलन ना हो तब तक इनको कोई होश नहीं आता। क्या? बिल्कुल, है ना। अभी अगर हमने आंदोलन छेड़ा है तभी ये भू कानून लाएंगे क्या? उससे पहले इनको होश नहीं है कि एक उत्तराखंड देवभूमि में वो भू कानून की मांग करनी चाहिए क्या? इनको पता होना चाहिए कि भू कानून अगर आवाज़ उठी है, अभी अगर ये 50 लोग हैं तो ये 5 लाख लोग भी होंगे एक दिन। बिल्कुल, ठीक है ना। इनको अभी भाई इतना ही मेरा ये कहना है कि अभी भी सरकार जाग जाए, ठीक है, और जो भी इन्होंने मतलब किया है कि अभी 0 लेवल से शुरू हो रहे हैं, अभी आगे तक जाएंगे। तो धन्यवाद।
बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही बात की कि आवाज कहीं ना कहीं तभी सुनी जाती है जब आंदोलन होते हाँ जी। हैं। और ये प्रदेश की एक प्रथा बन चुकी है कि जब तक ऐसे कुछ ना हो तब तक सरकार भी नहीं सुनती। हम जी मैडम, आपका नाम आप बता दीजिए और आपकी क्या मांग है। तमाम हमने सवाल तो कर ही लिए, आपका क्या मानना है? कुमाऊं उत्तराखंड कुमाऊं संगठन उत्तराखंड की जय हो। सबसे पहले हमें चाहिए भू कानून, हम भू कानून के लिए ही लड़ रहे हैं। बस इतना ही, इतना बोलना है आपने? हाँ जी, हाँ जी। आप कुछ बोलना चाहते हैं संदेश सरकार को? क्योंकि सरकार से ऐसे धामी जी एक नए मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं, आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, कुछ बहुत उम्मीदें हैं उनसे कि अगर वो मतलब सरकार अपनी चलाएं तो सबसे पहले तो हमारा उत्तराखंड जो पलायन हो रहा है उसके पीछे जो भी मतलब वो है मतलब रुकना चाहे, और जो हमारी नई पीढ़ी है जैसे हमारी जमीन है, जायदाद है, कुछ भी है मतलब पहाड़ के, पहले मतलब बाहर के लोगों को जितना भी हो सके कंट्रोल करे, बाहर ना जाए, हमारे जमीन न बिके और हमारे पहाड़ बचे। जब सभी जागरूक होंगे तभी बचेंगे ना, क्योंकि जनता को तो सब पता है, बस जागरूक होना नहीं चाहिए। क्योंकि सरकार कुछ करती नहीं है। सरकार क्या कर रही है? कुछ करती है? कुछ नहीं करते हैं। इतने सालों से 2021 से हमारी सरकार हो गई है, 21 साल हो गए हैं, 2000 से बनी हुई है, तो आज तक क्या किया सरकार ने? सब प्लान कर दिया, सब अपने घर बार सब छोड़ के भाग गए हैं। नहीं है कोई घरों में, गाँव में कौन है? कोई भी नहीं है। और हमारे जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी के लिए कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। क्यों भाग रहे हैं बाहर? तभी तो भाग रहे हैं जब कोई रोजगार नहीं है। अगर रोजगार हमारे उत्तराखंड में रोजगार हो जाएगा तो हमारी नई पीढ़ी बाहर नहीं जाएगी ना। यही अपने उत्तराखंड में अपनी रोजगार कर सकते हैं, अपनी रोजी रोटी कमा सकती है, खा सकती है। पर हमारे जो है ये सबसे बड़ा सवाल यही है हम लोगों का, मातृशक्ति का, चाहे हमारे भाई हैं जो भी है, सब है, हम सब साथ देंगे और हम अपना उत्तराखंड बचा के रहेंगे और अपना सरकार से लेके रहेंगे। और यही मेरा वो है। धन्यवाद जी। देखो, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड का गठन हुआ था, इसीलिए हुआ था कि अलग पहाड़ी राज्य मिले, हमें अलग स्टेटस मिले। इससे बढ़िया तो हम उत्तर प्रदेश में थे जब उन्होंने ये हमें एक स्टेटस दिया हुआ था कि ऋषिकेश से ऊपर जो पहाड़ी लग जाती है और कुमाऊं क्षेत्र में रानी बाग से ऊपर की जो पहाड़ी लग जाती है, मेडिकल में हमें छूट थी, सिविल सर्विस में हमें छूट थी, इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म पे छूट थी, IIT में छूट थी, हर जगह हमें छूट थी। लेकिन जब से उत्तराखंड बना है कि अलग हमें छूट नहीं चाहिए, हमें अलग उत्तराखंड चाहिए। तो केवल और केवल 3 जिलों का विकास हुआ है, देहरादून का विकास हुआ है, उधम सिंह नगर का, हल्द्वानी का, हरिद्वार का विकास हुआ। बाकी पहाड़ आज पूरे के पूरे वीरान पड़े हुए। क्या इसी के लिए हमने उत्तराखंड बनाया था? क्या इसी के लिए हमने वो कुर्बानी दी थी? अगर ऐसा ही था तो फिर जरूरत ही क्या थी? उससे बढ़िया तो हम यूपी सरकार में थे। ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल, और ये भी बड़े सवाल हैं कि किसके लिए हमने ये पहाड़ी राज्य मांगा। जो पहाड़ है वो वीरान हो चुके हैं। कहीं ना कहीं सही बात कही है, देहरादून जो राजधानी के रूप में अस्थायी राजधानी वो बनकर वो उसका विकास हुआ, पर पहाड़ को क्या मिला है? बड़े सवाल हैं। पर आज भी एक सवाल है पांडे जी, और भी तमाम जितने लोग हैं, आज भी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जो पहाड़ी लोग हैं वो जमीनों के रेट लगा रहे होते हैं और जमीनें बेच रहे होते हैं दूसरों को। ये भी अपने आप में एक कमी कहीं ना कहीं निकल कर आती है कि अभी हम वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। इतना बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है युवाओं ने, उसके बाद भी जमीनें जो है लगातार, नैनीताल की अगर हम बात करें तो जो डाटा था उसके हिसाब से 1300 जो 6 महीने के अंदर जो जमीनें हैं इतनी बिक चुकी हैं। तो 13 ये रजिस्ट्री हुई है इतनी जो रजिस्टर्ड है। तो ये भी बता सकते हैं कि लगातार भू कानून की तरफ आवाज कर रहे हैं, उठ रही है, और उसके बाद भी जो जमीनें है वो धड़ल्ले से बिक रही है। इस पर क्या कहेंगे पांडे जी? सर, एक कहावत है कि जिसका मरता वो क्या नहीं करता। हाँ, ठीक है, जमीन कौन बेचता है? अगर जो संपन्न व्यक्ति होगा वो कभी जमीन नहीं बेचेगा। जिस पे कोई विपदा आई होगी, किसी का हॉस्पिटल में कोई परेशानी होगी या फिर कोई नौकरी के लिए कोई डोनेशन मांग रहा होगा, उस समय वो अपनी जमीन बेचता है, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जमीन बेचता है, या उस जगह की जमीन बेचेगा कि जहां उसको कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, वो बाहर वालों को जमीन बेचेगा, अपना वो सेटलमेंट हो जाएगा। कोई नजदीकी कस्बे थोड़ा पैसा मिलेगा तो नजदीकी कस्बे में आ जाएगा, थोड़ा और ज्यादा मिलेगा तो देहरादून ऋषिकेश आ जाएगा, उससे ज्यादा मिलेगा तो दिल्ली मुंबई चले जाएगा। तो इस प्रकार से अगर वहां पर इस प्रकार का कानून होता कि आप जमीन बिल्कुल नहीं बेच सकते हो और बेचोगे भी, तो क्या उसके लॉ, क्या इसके नियम होने चाहिए। अगर इस प्रकार का कोई कानून होता तो वो अपनी जमीन नहीं बेचता। इतने बड़े बड़े डैम प्रोजेक्ट बन रहे हैं ऊपर, आज उत्तराखंड की क्या हालत है कि वो डैम प्रोजेक्ट में जो इनका एक मापन एरिया होता है कि यहाँ तक डूब क्षेत्र में जाएगा और इससे इतने मीटर ऊपर जो है वो एक कंटेनमेंट जोन होता है कि कभी जो है इसमें बाढ़ आ सकती है, वहाँ तक की जमीनें ले ली। अगर वो जमीन वहाँ पर अभी
केवल लीज वाला सिस्टम होता तो वो जमीनें हमारे पास रहती, हम वहाँ पे खेती भी करते, डैम भी चलता, बिजली भी बनती, सब कुछ होता, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। कंपनी वहाँ पर आती है, बाहर की जो भी है 30 साल का 40 साल का बॉन्ड भर के आती है कि हम 30 साल तक युवा को, जब तक उनका कार्य सिद्ध नहीं होता है वो युवाओं को बॉन्ड तो दे देती है, लेकिन जैसा ही डैम बन जाता है, जैसे ही कोई भी प्रोजेक्ट बन जाता है, धीरे धीरे युवाओं की छटनी हो जाती है। तब उनका जो वहाँ पे जो सरकार की अहम भूमिका है वो वहाँ पे काम नहीं आती है। ऐसे में वो युवा कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। तो इस प्रकार की बहुत सारी असुविधाएं हैं पहाड़ में, और जिस प्रकार से मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जिस उद्देश्य से गठन हुआ था वो बिल्कुल भी आज नहीं हुआ है पूरा। अगर ऐसे ही हालत रही तो हो सकता है युवा जाग रहा है धीरे धीरे, और उत्तराखंड सरकार जो भी है अभी, जो स्थायी सरकार है और अस्थायी सरकार है, जो आना चाहते हैं, जो नहीं आना चाहते हैं, जो वादे, चुनावी घोषणाएं, 300 यूनिट बिजली फ्री, कोई 400 यूनिट बिजली फ्री। अरे हमारे यहाँ बिजली बन रही है, आप बिजली फ्री क्यों दे रहे हो? आप रोजगार की सुविधाएं दो, आप जो है पलायन पे रोक लगाओ, आप अच्छे हॉस्पिटल खोल दो, आप अच्छे युवाओं को जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दो। वहाँ पे क्या क्या नहीं है? पर्यटन का हमारे पास इतना बड़ा साधन है। और जब ये लॉकडाउन लगा तो उसमें जो है शराब जिस समय बंद थी, मदिरा बंद थी जिस समय, उसके बाद खोल दी गई। कितनी लाइनें लगी हुई थी देहरादून में, उस समय कोई प्रोटेस्ट नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी, कोई कोरोना नहीं था उस समय। तो इतना ज्यादा जो है क्यों इतना शराब पे इन्वेस्ट किया जा रहा है? कुछ शराब माफियों का तो इन्होंने पैसा भी माफ किया है। तो इसकी वजह से, इसके शराब पर लगाने से अच्छा पैसा पर्यटन पे लगाए। हमारी देवभूमि है, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, इतने बड़ी बड़ी जो है हमारी पहाड़ियां हैं, हिल्स है, बर्फ यहाँ पे गिरती है, तो क्या नहीं है हमारे पास पर्यटन का? लेकिन उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अभी सतपाल महाराज जी का आपने बयान सुना होगा कि मसाज सेंटर खोलेंगे उत्तराखंड में। क्या बनाना चाहते हो उत्तराखंड को? सिंगापुर बनाना चाहते हैं क्या मसाज सेंटर खोल के? कौन करता है यहाँ मसाज? यहाँ की लेडीज है, यहाँ की जो औरतें हैं, मर्द हैं, यहाँ के जो युवा बच्चे हैं, इतना उनका पहाड़ी खून, उनके मसाज की जरूरत ही नहीं है उनको। और बाहर वाला क्यों आएगा मसाज कराने के लिए? या मसाज सेंटर खोल रखा हमने। अरे हमें अपना अधिकार चाहिए, हमें अपनी नौकरी, अपना पैसा, अपना WHO की जो पॉलिसी है 3000 लोगों पे 3 हॉस्पिटल, 1000 लोगों पे 3 हॉस्पिटल होने चाहिए, मिनी हॉस्पिटल। क्या उत्तराखंड की पहाड़ियों में स्थिति है? वहाँ पे प्रसव पीड़ा होती है किसी महिला को, तो वो जो है देहरादून आते आते या तो दम तोड़ देती है या तो कुछ ना कुछ उसके साथ हादसा हो जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल। तो यही जो है, यही जुनून और ये जो हमारे अंदर पीड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि युवा जाग जाए और तुम सारे सत्ताधारी जितने भी बैठे हो, सारे के सारे सत्ताधारी, उनको उखाड़ फेंके और हम सत्ता पे बैठे। यही हमारा जुनून है। बिल्कुल आपने कड़वी सच्चाई बताई है। आपने अभी अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों में 3 केसेस जो उत्तरकाशी के निकल कर आए हैं, प्रसव पीड़ा से मृत्यु हो गई है। ये अपने आप में बड़ी शर्मनाक बात होती है। पहाड़ में अस्पताल है पर डॉक्टर नहीं है, ये भी अपने आप में बड़ा एक विषय है। तो मातृशक्ति से लास्ट एक अंतिम प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद इसे खत्म करते हैं। तो और क्या कहना है, और कोई कहना चाहेगा इस पर? क्या है पहाड़ों के हालात पे, प्रसव जो हो रहा है उसमें मृत्यु हो जा रही है, इस पे लेकर आप कहना मैडम? कुछ नहीं, कुछ एक आखिरी संदेश कहना था, वो सर ने कह ही दिया है। हमारा भी वही मुद्दा है जो हमारे सर कह रहे हैं, इसके भी आप में और कुछ तो में ऐसी बात हमारी है नहीं कि हम रख सकें। मेन मुद्दा ही यही है कि हमारे को उत्तराखंड में जो चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं वो चीज़ें हमारे को मिलने अवेलेबल नहीं हो पा रही है। ये संगठन बनाया ही उसी के लिए गया है बेसिकली कि जो पहाड़ पे ज़रूरतें हैं, जो चाहिए, जो वहाँ की पूर्ति करनी है, वो चीज़ें यहाँ पे पूर्ण रूप से मिले, सुविधा मिले, वो चीज़ें होनी चाहिए। बस बाकी तो और कुछ नहीं, बाकी सब सर कह चुके हैं, तो उसके बिहाफ पे तो मुझे और कुछ नहीं। लगातार भू कानून को लेकर जो युवा है वो सड़कों पर है, संगठन, तमाम तरीके जो संगठन है वो सड़कों पर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर इस पे फैसला क्या आता है। बड़े सवाल हैं। भू कानून का जो मामला उठा है, जो चुनाव है उससे कुछ महीने पूर्व, और ये भी देखना होगा कि सरकार का रवैया इस पे क्या रहता है। क्या सरकार इस पे कोई ठोस कदम लेती है? क्या बदलाव होगा भू कानून में? बड़े सवाल हैं। लगातार धरातल से हम आपको ये मामला जो है दिखाते रहेंगे, तो ऐसे जुड़े रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी।